वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। जस्ट हमने चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में हम बात कर रहे थे बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स की। तो बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स में हमने बात की थी साहब सबसे पहले कि इनकम रिकॉग्नाइज कैसे की जाती है, दैट इज परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सेकेंडली हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और अब हम पढ़ रहे हैं कि प्रोविजन कितना कितना बनाया जाता था और प्रोविजन के क्वेश्चन, प्रोविजन बनाने तक का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया था। प्रोविजन का क्वेश्चन हमें प्रैक्टिकली सॉल्व करना था। फटाफट से निकालिए क्वेश्चन नंबर 2। सभी लोग फटाफट से निकालिए क्वेश्चन नंबर 2। निकाल के मुझे ओके कहें क्वेश्चन नंबर 2। एकता ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपको क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है साहब असेट क्लासिफिकेशन, असेट का क्लासिफिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिटेल ऑफ एडवांसेस ऑफ एक्स बैंक लिमिटेड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड in the profit and loss account for the year ended 31st March 2012। ठीक है साहब। स्टैंडर्ड असेट, स्टैंडर्ड असेट कितने रुपए की है साहब? स्टैंडर्ड असेट है 6000 लाख की। सब स्टैंडर्ड असेट, सब स्टैंडर्ड असेट है 4400 लाख की। डाउटफुल असेट फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर मोर देन 3 ईयर्स और लॉस असेट। ठीक है सर। इस क्वेश्चन में हमें एक बात नहीं बता रखी कि क्या ये सिक्योर्ड है या ये अनसिक्योर्ड है। क्या ये जो असेट है ये सिक्योर्ड असेट है या ये अनसिक्योर्ड असेट है। तो बेटा अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में ये ना बता रखा हो कि असेट सिक्योर्ड है या असेट अनसिक्योर्ड है तो आप उस असेट को सिक्योर्ड असेट मान के चलेंगे। क्यों मान के चलेंगे? क्योंकि जनरली हम मान के चलते हैं कि अगर आपको लोन दिया जाता है तो उससे पहले सिक्योरिटी चेक की जाती है, सिक्योरिटी रखी जाती है। स्पेशल केस ऐसा हो सकता है जब बिना सिक्योरिटी के आपको लोन दिया जाए, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि ये अनसिक्योर्ड लोन है। तो डन। तो अगर कभी भी नहीं बताया जाए तो आप हमेशा क्या मान के चलेंगे कि साहब ये एक सिक्योर्ड लोन है। चलिए देखते हैं कि कितना प्रोविजन का अमाउंट हमें बनाने की जरूरत है। अमाउंट ऑफ प्रोविजन, अमाउंट ऑफ प्रोविजन देखते हैं कितना बनाना पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 असेट प्रोविजन। सबसे पहला स्टैंडर्ड असेट,
स्टैंडर्ड असेट पे कितना प्रोविजन बनाना है साहब? स्टैंडर्ड असेट पे आप प्रोविजन बनाते हो 0.40%। कितनी है स्टैंडर्ड असेट? स्टैंडर्ड असेट है 6000। 0.40%। तो 6000 का 0.40% कितना होता है? 6000 का 0.40%। जल्दी से बताएं। 6000 का 0.40% दैट इज 24। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद बोलता है साहब सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड है 4400। आप इसे सिक्योर्ड मानेंगे या अनसिक्योर्ड मानेंगे? अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हम इसे सिक्योर्ड मानेंगे। और सिक्योर्ड, अगर सब स्टैंडर्ड असेट सिक्योर्ड हो तो उसपे कितना परसेंट प्रोविजन बनाया जाता है? सब स्टैंडर्ड असेट सिक्योर्ड कितना प्रोविजन बनाया जाता है? 15%। 15%, सबसे कम। जो 0.40 है उसके बाद में सबसे कम इसी पे बनाया जाता है। कितना हो गया साहब? ये हो गया 660। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, सब स्टैंडर्ड के बाद आ जाता है साहब डाउटफुल। डाउटफुल असेट। डाउटफुल में हमें 3 कैटेगरी दे रखी, 4 कैटेगरी दे रखी। फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, फॉर 3 ईयर, फॉर मोर देन 3 ईयर। ठीक है, अब बताइए सर, 1 ईयर सिक्योर्ड मानना है क्योंकि अनसिक्योर्ड होता तो 100 ही हो जाता है। अनसिक्योर्ड हम मान नहीं सकते क्योंकि हमें बता नहीं रखा। तो 1800 कितना परसेंट? जो सब स्टैंडर्ड का अनसिक्योर्ड पे होता है वो डाउटफुल का सिक्योर्ड पे होता है। कितना? बताइए। 25%। 25% दैट इज 450। 2 ईयर, अब 2 ईयर में भी उतना ही रहेगा, 3 ईयर में भी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो टाइम रेट हमें दी गई है वो 1 से लेके 3 ईयर तक दी गई है। तो मतलब सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो 1200 और 800 मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों पे रेट कौन सी अप्लाई होगी? दोनों पे रेट अप्लाई होगी 40% एंड 40%। ये हो जाएगा साहब आपका 480, ये हो जाएगा 320। अब बोलता है साहब मोर देन 3 ईयर, तो मोर देन 3 ईयर इज इक्वलेंट टू लॉस असेट। जैसे ही वो मोर देन 3 ईयर पे जाता है तो वो एज इक्वल हो जाता है। उसे क्या समझा जाता है? उसे लॉस असेट ही समझाता है। वो केवल इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने उसे लॉस असेट की स्टैंप उस पर नहीं लगाई होगी, कैटेगराइज नहीं किया होगा, लेकिन वो लॉस असेट बन गया है। तो एज ए ऑडिटर, आपका ऑडिटर आते ही कह देगा साहब इसे लॉस असेट बनाओ। कितना? चलिए साहब 600। और जब लॉस असेट बन जाता है तो चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, कितना प्रोविजन बनाया जाता है? प्रोविजन बनाया जाता है साहब 100%। तो कितना हो गया?
ये हो गया 600। लास्ट खुद में ही हमें दे रखा है लॉस असेट, कितना अमाउंट दे रखा है, अमाउंट आपको दे रखा है साहब 1600 का 100%। ये लो, फटाफट से टोटल बता दो साहब, टोटल कितना प्रोविजन बनाया जाएगा। फोर वन थ्री फोर, ये डन। किसी को पूरे आंसर में कोई दिक्कत है? नहीं है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है आपके टोटल लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपके टोटल लोन एंड एडवांसेस है वो है 120। ठीक है, कोई बात नहीं है। एडवांस फुल्ली सिक्योर्ड, जो एडवांस आपके फुल्ली सिक्योर्ड है, अब फुल्ली सिक्योर्ड है मतलब जिनके लिए सिक्योरिटी रखी हुई है, वो कितने के हैं, वो है 70 के। ठीक है साहब। फिर बोलता है एडवांस ओवर ड्यू फॉर 15 मंथ्स। 15 मंथ्स का मतलब जिनको ओवर ड्यू हुए 1 साल तक का टाइम हुआ है, 1 साल से ज्यादा, सॉरी 15 मंथ्स का टाइम हुआ है, तो जिनको ओवर ड्यू हुए 15 मंथ्स का टाइम हुआ है वो कौन सी कैटेगरी में होंगे, वो कौन सी कैटेगरी में होंगे? ओवर ड्यू है, जिस डेट को पैसा ड्यू हुआ था, यहां पे पैसा ड्यू हुआ था और यहां पे 15 मंथ्स, यहां तक की बात कर रहा है, तो यहां तक कौन सी कैटेगरी होगी, यहां तक कैटेगरी होगी सब स्टैंडर्ड। सर कैसे? मैंने कहा 3 महीने तक तो वो कौन सी कैटेगरी में रहते हैं, 3 महीने तक तो वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहते हैं। 3 महीने के बाद 1 साल तक वो कौन सी कैटेगरी में रहते हैं, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में रहते हैं। मतलब 15 मंथ्स तक वो कौन सी कैटेगरी में रहेंगे, वो सब स्टैंडर्ड वाली कैटेगरी में रहेंगे। तो जो एडवांसेज 15 मंथ्स के टाइम लिमिट में है वो कौन सी कैटेगरी में होंगे, वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में होंगे। चलिए साहब, फिर ये कहता है ओवर ड्यू फॉर मोर देन 2.5 ईयर, जिनको ओवर ड्यू हुए 2.5 ईयर से ज्यादा हो गया बट लेस देन 3 ईयर्स। ठीक है साहब, कोई बात नहीं है। तो हमने कहा 2.5 ईयर, 2.5 ईयर का मतलब अब यहां से अगला 1 साल, यहां से कैटेगरी चालू हो जाती है डाउटफुल, 1 ईयर, 2 ईयर। तो बताइए साहब 2.5 ईयर कहां पूरे होते हैं, ये 3 महीने, ये 1 साल, ये यहां पे जाके हो जाएंगे 2 साल, और 2.5 ईयर यहां जाके 2.5 ईयर पूरा हो जाएगा, तो डेट इज 2.5 ईयर, और यहां पे जाके हो जाएंगे 3 ईयर। तो ये वाले एडवांसेस बताइए ये कौन सी कैटेगरी में? हम कहते हैं साहब ये 3 महीने थे, फिर 1 साल तक सब स्टैंडर्ड में रहे, उसके बाद डाउटफुल में आ गए। डाउटफुल का पहला 1 साल, तो 1 साल काउंट कर लिया तो हो गए 2 years and 3 months।
अब वो कहता है कि 2.5 ईयर से ज्यादा, तो मैंने कहा और 3 मंथ्स जोड़ दो, 2 ईयर एंड 6 मंथ, उससे लेके 3 इयर्स के बीच में, मतलब इस वाले पीरियड में। ये कौन सा वाला पीरियड है? ये है डाउटफुल का 1 से लेके, सॉरी, डाउटफुल का 1 से लेके 2 इयर्स के बीच का पीरियड। देन डाउटफुल का 1 से लेके 2 इयर्स का पीरियड। कितना प्रोविजन बनाया जाता है इस पीरियड में? डाउटफुल के 1 से लेके 2 इयर्स के बीच में कितना प्रोविजन बनाया जाता है? 40%। 40%। तब बनाया जाता है जब सिक्योर्ड हो। अगर अनसिक्योर्ड हो तो हाँ, 1 से 3 इयर्स का होता है टाइम पीरियड, 1 से 3 इयर्स का होता है, लेकिन 1 से 3 ईयर में एक कनिका 1 to 2 बीच में आता है। हम अभी थे 1 to 2 ईयर के बीच में, तो मैंने कह दिया चाहे उसे 1 to 2 बोलो चाहे 1 to 3 बोलो, प्रोविजन की रेट सेम ही रहती है भाई। 1 से 2 के बीच में होंगे तो भी वही रेट रहेगी, 1 से 3 के बीच में होगी तो भी वही रेट रहेगी। इसलिए अभी हम लाई कर रहे थे 1 से 2 के बीच में, इसलिए मैंने आपको बोला। ठीक है, चलिए, तो अगर आपकी सिक्योर्ड है तो 40%, अनसिक्योर्ड है तो 100%, डाउटफुल है और अनसिक्योर्ड है तो 100%। फिर ये कहता है कि साहब एडवांस ओवरड्यू फॉर, लेकिन इसने कहा था कि उसमें सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख, 5 लाख का अमाउंट तो सिक्योर्ड था, तो बचा हुआ अमाउंट क्या है? बचा हुआ अमाउंट अनसिक्योर्ड है। ठीक है, अनसिक्योर्ड एडवांसेज नॉट रिकवरेबल, अनसिक्योर्ड एडवांसेज नॉट रिकवरेबल, भैया वो एडवांस जो रिकवरेबल है ही नहीं, तो रिकवरेबल नहीं है मतलब लॉस असेट। वो सिक्योर्ड हो चाहे नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिक्योर्ड हो चाहे सिक्योर्ड ना हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए साहब, तो हम हमारा क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन। आपको प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब प्रोविजन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए साहब स्टैंडर्ड असेट। क्या आप बताएंगे स्टैंडर्ड असेट, ये जो 70 है आप उसे कौन सी असेट मानेंगे? क्योंकि इसने आपको सब स्टैंडर्ड बताया, इसने आपको डाउटफुल बताया, इसने आपको लॉस असेट बताया। जब इसने आपको तीनों अलग से बताए हैं तो इसका मतलब ये 70 वाली एसेट कौन सी एसेट है? इसने कहा 70 के लोन ऐसे हैं जो मुझे टाइम टू टाइम पैसा दे रहे हैं, तो ये 70 वाली एसेट कौन सी है? सिक्योर्ड। सिक्योर्ड। तो 70 का 0.40%, $2.80। उसके बाद में इसने कहा वो वाले एडवांस जो ओवर ड्यू है 15 मंथ्स तक, स्टैंडर्ड, सॉरी सब स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड कितना बताया है साहब? सब स्टैंडर्ड बताया 20 का। सब स्टैंडर्ड के बारे में ये नहीं बताया कि ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, तो आप क्या मानेंगे?
सब स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बता रखा, ये सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, आप क्या मानेंगे? सिक्योर्ड। और जैसे ही ये सिक्योर्ड है तो आप कितना परसेंट बनाएंगे? आप बनाएंगे साहब 15%। 15% का मतलब 3। और आगे चलते हैं। ओवर ड्यू फॉर 2.5 ईयर, 2.5 ईयर से लेके 3, मतलब ये आते हैं डाउटफुल असेट फॉर 1 to 2 ईयर। अब इसमें दो चीजें हैं, ये लोन कितने का है बताना? ये लोन है साहब 10 लाख रुपीस का, इसमें से सिक्योरिटी कितनी है? सिक्योरिटी है 5 लाख की, तो इसका मतलब हम कहेंगे साहब सिक्योर्ड। सिक्योर्ड कितना है? सिक्योर्ड है 5 लाख का। और जो हिस्सा सिक्योर्ड होता है और 1 से 3 ईयर के बीच में होता है, उस पे कितना प्रोविजन बनता है? उस पे बनता है 40%। फिर आता है अनसिक्योर्ड। जो अनसिक्योर्ड है और डाउटफुल में है, चाहे वो कहीं भी हो, उस पे कितना प्रोविजन बनता है? उस पे प्रोविजन बनता है 100%। ये वाला पॉइंट क्लियर है? यहां पे प्रोविजन हो गया साहब 2 का, यहां पे प्रोविजन हो गया पूरा 5 का। लास्ट आ जाता है लॉस असेट। ये चाहे सिक्योर्ड हो चाहे ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कितने का? 20 का 100%, तो ये हो गया साहब 20। पूरा प्रोविजन का अमाउंट बता दो। 25, 27, 32.80। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। डाउटफुल में एक्चुअली ये जिस कैटेगरी में आता है वो मैंने लिख दिया बेटा। डाउटफुल में 1 to 2 ईयर लिखो या 1 से 3 ईयर। ये वाला जो मेरा लोन था ये अभी तक 1 से 2 ईयर के बीच में था, मैं इसे 1 to 3 ईयर भी लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे 1 to 3 ईयर्स में लिख देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इसने मुझे तो 6 महीने का टाइम लिमिट दिया था ना, कि हाँ भाई 2.5 से लेके 3 साल, ये 2.5 ईयर से ज्यादा है बट ये 3 ईयर से कम है, तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड है ये 1 से 2 ईयर्स के बीच में आता है। आप यहाँ क्योंकि आपकी रेट 1 से 3 ईयर्स तक सेम रहती है, तो आप यहाँ 1 to 3 लिख देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और आप यहाँ 1 to 2 लिख देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से 2 ईयर की भी वही रेट होती है, 2 से 3 ईयर की भी वही रेट होती है, ऐसा बोल दे 1 to 3 ईयर की भी सेम ही रेट होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अगर यहाँ 2 to 3 वाला कोई और भी होता तो मैं 1 to 3 लिख देता। ठीक है? जैसे देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो वहां लिखा हुआ था 4 1 ईयर, 4 1 to 2 ईयर और 4 3 ईयर। तो इसका मतलब हमने सेकंड और थर्ड में सेम रेट लगाई थी, 40%, 40%। अब आप उन्हें चाहो तो एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हो, 1 to 3 ईयर टोटल लगा के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि वो एक ही कैटेगरी है, 1 से 3 ईयर को एक ही कैटेगरी में रख रखे। क्लियर? हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत?
अंजलि नहीं है, चलिए नेक्स्ट। एक चीज बताइए, मान लीजिए किसी लोन को, सॉरी 38 मंथ से ओवरड्यू है, 38 मंथ से। मेरा एक 5 लाख रुपए का लोन है, वो अनसिक्योर्ड है, ठीक है, 38 मंथ से ओवरड्यू है। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, और कैटेगरी के बाद ये बताइए कि क्या उसपे, कि मतलब कितनी रेट से उसपे प्रोविजन बनाया जाएगा, जल्दी। सर डाउटफुल असेट्स हो गया ना वो। ये नहीं, डाउटफुल की कौन सी कैटेगरी में है? डाउटफुल में तो 3 कैटेगरीज है ना। डाउटफुल में तो 3 कैटेगरीज है, अपन केवल डाउटफुल बोल के कैसे छोड़ सकते हैं? फिर तो कोई भी समझ जाएगा। हाँ जी, डाउटफुल की ये 1 to 3 ईयर वाली कैटेगरी में आता है। प्रोविजन की रेट क्या होगी? प्रोविजन की रेट होगी 40%। कनिका दोबारा से सोचो। अच्छा, सब 40% बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से। 100% होगी सर। बेटा अनसिक्योर्ड है, लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड, और जैसे डाउटफुल कैटेगरी में हो और अनसिक्योर्ड हो, आप तो ये मान लो, एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट बना लो कि अगर कोई भी लोन 15 मंथ से ज्यादा ओवरड्यू रह जाए और वो अनसिक्योर्ड है, मतलब उस पर 100% प्रोविजन बनाना है, क्योंकि 15 मंथ्स के बाद वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा, और जैसे ही डाउटफुल में आएगा और अनसिक्योर्ड है तो 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। डन? किसी को कोई दिक्कत? चलिए, मान लीजिए, मान लीजिए ये 32 की जगह 52 मंथ्स होते, 52 मंथ्स होते तो क्या होता? लॉस असेट्स बोल देती सर। लॉस असेट हो जाती पक्का? कितने महीने बाद कोई असेट लॉस असेट बन जाती है? कितने महीने बाद कोई असेट लॉस असेट बन जाती है? 3 इयर्स के बाद। अंजलि 3 इयर्स के बाद ही लॉस असेट? तो फिर तो पिछला वाला ही बन गया होता, फिर तो पिछला वाला ही लॉस असेट बन गया होता, वो 38 मंथ्स था। नहीं, किसी 51। भी लोन का अगर वो 4 years and 90 days, ऐसा बोल दो भाई, 4 year और 3 months के बाद वो क्या बन जाता है? लॉस असेट। तो 4 years के हो गए 48 मंथ्स, 3 मंथ्स अलग से, तो टोटल हो गए 51 मंथ। तो 51 मंथ के बाद कोई भी लोन क्या बन जाता है? लॉस असेट बन जाता है। ठीक है साहब, चलिए, तो ये बात आप समझ गए। अब देखिए, इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है सर, वो क्या है? बेटा ये जब गारंटी की बात आती है ना, तो अपने यहाँ पे 2 कॉरपोरेशन बने हुए हैं,
ईसीजीसी और डीआईसीजीसी, ये दो डिपार्टमेंट है जो आपको क्या देते हैं, जो आपने एक्सपोर्ट करने के लिए लोन दे रखे होते हैं। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां हैं, जो अपना माल एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आपका एक्सपोर्ट बढ़ता रहे। अब लोगों को डर लगता है कि कल को हमने एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी कंट्री में और हमारा पैसा नहीं आया तो पैसा तो डूब जाएगा, या लोग एक्सपोर्ट का काम नहीं करना चाहते। तो उन लोगों के पैसे की सेफ्टी के लिए उन लोगों को जो लोन दे रखा है, अब लोग उन्हें लोन भी नहीं देना चाहते, बैंक्स हैं, कंपनियां हैं जो उन लोगों को लोन भी नहीं देना चाहते कि इस आदमी ने एक्सपोर्ट कर दिया, इसका पैसा नहीं आया, या इसका एक्सपोर्ट ऑर्डर रिजेक्ट हो गया तो क्या होगा। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके लोन के लिए क्या देते हैं, गारंटी देते हैं। ये आपके लोन की क्या दे देते हैं, गारंटी दे देते हैं। किसको गारंटी देते हैं, जो आपका लोन प्रोवाइडर, मतलब जिस बैंक से आपने लोन लिया है, अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिस बैंक से आपने लोन लिया है उस लोन को, उस बैंक को ईसीजीसी और डीआईसीजीसी क्या दे देते हैं, गारंटी दे देते हैं। जनरली ये 40% एंड 50% अमाउंट की गारंटी देते हैं कि साहब आपने जितने रुपए का लोन दिया है, कल को ये पर्सन आपको पैसा वापस नहीं देता है तो हम 40% अमाउंट हम आपको दे देंगे या 50% अमाउंट हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो इस गारंटी, क्या गवर्नमेंट से जिस चीज की गारंटी मिली हुई है उस चीज के लिए कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत है क्या? गवर्नमेंट के लिए जिस चीज की गारंटी मिली हुई है, क्या उस चीज का कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत है? नहीं प्रोविजन। तो इस अमाउंट के लिए जितना ये इनका गारंटी का अमाउंट होता है, इस गारंटी के अमाउंट के लिए कोई भी प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं होती है। डन। सर हम हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? जब हम क्वेश्चन निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखते हैं बेटा कि आप अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जब आपके पास क्वेश्चन आता है गारंटी से रिलेटेड। चलिए 1 मिनट दीजिए, मैं बुक लेके आता हूं। देखिए साहब, इस चीज की प्रोसेस समझिए, कैसे आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कहता है सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको देखना है साहब आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट कितना है। हेडिंग लगा के लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ ईसीजीसी एंड डीआईसीजीसी गारंटी। ईसीजीसी और
DICGC गारंटी। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग लोन का अमाउंट कितना है। अगर इस लोन को देने के लिए आपने कोई सिक्योरिटी रख रखी थी तो पहले आप ECGC और DICGC से पैसा लाने जाएंगे या पहले सिक्योरिटी से पैसा रियलाइज करेंगे। भाई आपने कोई लोन दिया, आपके पास में अगर सिक्योरिटी पड़ी है तो आप पहले सिक्योरिटी से रिकवर करेंगे या पहले ECGC या DICGC के पास जाएंगे। पहले ECGC और पहले सिक्योरिटी से। तो हमने कहा माइनस। अच्छा, सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू काम में की होगी या सिक्योरिटी की वैल्यू काम में होगी। जैसे मैं कहता हूं साहब एक सिक्योरिटी की वैल्यू है 10 लाख, लेकिन उसको बेच के उससे पैसा रियलाइज करेंगे तो 5 लाख आएंगे, तो आपके लिए वो 10 लाख की वैल्यू रिलेवेंट है या 5 लाख की वैल्यू रिलेवेंट है। तो आप हमेशा सिक्योरिटी की कौन सी वैल्यू लेंगे, आप हमेशा सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू लेंगे। तो हम कहते हैं साहब रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जितना पैसा सिक्योरिटी से रियलाइजेबल होने वाला है वो माइनस कर दीजिए। तो अब आपके पास जो अमाउंट आ गया, भाई इतने अमाउंट का अगर आपके पास गारंटी नहीं होती तो आपको इतने अमाउंट का लॉस हो जाता है। यस और नॉट। मैंने 100 रुपए का लोन दे रखा था, बदले में जो सिक्योरिटी रख रखी थी उससे 60 रुपीज मिलने वाले थे, तो 60 तो मिल जाएंगे, बचे हुए 40 का लॉस हो जाएगा। तो उस अमाउंट में से माइनस ECGC और DICGC गारंटी, ये गारंटी माइनस कर दीजिए साहब। अगर 40% है तो इस अमाउंट का 40%, 50% है तो इस अमाउंट का 50%। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अनसिक्योर्ड पोर्शन। ये आपके पास आ जाएगा साहब अनसिक्योर्ड पोर्शन। क्लियर। और ये आपका कौन सा पोर्शन रहेगा, ये आपका रहेगा सिक्योर्ड पोर्शन। सर इसका अमाउंट का क्या करेंगे, बेटा ये ना तो सिक्योर्ड है, ये ना अनसिक्योर्ड है, ये तो गारंटीड अमाउंट है। इस पे कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं होती, ना 0.40 ना 50 ना 16, कोई प्रोविजन नहीं बनाना। ये आपका अलग हो जाएगा। मतलब ये सिक्योर्ड पोर्शन हो गया, ये अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया और ये गारंटी का अमाउंट हो गया। तो गारंटी पे कोई प्रोविजन नहीं बनाना, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पे उनकी जो भी आपकी रेट है उसके हिसाब से आपको प्रोविजन बनाना होता है। डन, समझ गए। अब इस चीज को हम एक क्वेश्चन के साथ, ये नोट कर लीजिए, इस चीज को हम एक क्वेश्चन के साथ में समझेंगे। हाँ, इनकी फुल फॉर्म अभी बताऊंगा बेटा, इनकी फुल फॉर्म अभी बताऊंगा, पहले ये लिखो, अपन लास्ट में लिखा के छोड़ूंगा। कई सारी फुल फॉर्म्स लिखानी है चैप्टर के लास्ट में। हम कुछ स्पेसिफिक फुल फॉर्म्स है जो MCQ में पूछी जाती है, तो इस चैप्टर से जो जो फुल फॉर्म्स है उन सबको हम एक जगह लिख के छोड़ेंगे। क्लियर, हटा दूं।
चलिए, अगर कोई यहां भी लिखना चाहता है, इसके जस्ट नीचे भी लिखना चाहता है तो फुल फॉर्म लिख सकता है। अगर कोई यहां भी लिखना चाहे तो यहां भी लिख सकता है। ईसीजीसी की फुल फॉर्म होती है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डीआईसीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ठीक है, बाकी हम लास्ट में दोबारा लिखेंगे, कुछ और भी फुल फॉर्म्स हमें लिखनी है तो वो हम सारी एक साथ, जो जो आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। चलिए हटा दो इसको। चलिए सर, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है साहब, राजात पिता बैंक लिमिटेड, राजात पिता बैंक लिमिटेड, यही वाला क्वेश्चन है ना? हाँ। हैज एक्सटेंडेड द फॉलोइंग क्रेडिट लाइंस टू ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री which has not paid any interest since March 2006। मार्च 2006 से इसने अभी तक पैसा नहीं दिए। ठीक है, और कब की बात कह रहा है ये बात कह रहा है बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2012। 31 मार्च 2006 से लेके 2012 तक कोई पेमेंट नहीं की है। तो सबसे पहले बताइए कि ये कौन सी कैटेगरी में है? 6 साल हो गए इसको पैसा दिए हुए, कौन सी कैटेगरी में है? सिक्स ईयर्स बिफोर, ये लॉस असेट की कैटेगरी में। अब अगर ये इंश्योरेंस कवर नहीं होता, अगर ये इंश्योरेंस नहीं होता, ये गारंटी नहीं होती डीआईसीजीसी की, तो हम इसे कह देते कि साहब 100% प्रोविजन बना दो। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें गारंटी का अमाउंट साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि गारंटी के अमाउंट पे कोई भी प्रोविजन नहीं बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखो इन्होंने क्या कहा, बैलेंस। दो तरह के लोन है, एक है टर्म लोन, एक है एक्सपोर्ट लोन। टर्म लोन बैलेंस कितना है? टर्म लोन लिया था 35 लाख का, एक्सपोर्ट लोन का बैलेंस है 30 लाख। आईसीजीसी, डीआईसीजीसी और ईसीजीसी की गारंटी है 40% एंड 50%। सिक्योरिटी जो हेल्ड कर रखी है, उन सिक्योरिटी की वैल्यू है 15 लाख एंड 10 लाख, लेकिन उनकी रियलाइजेबल वैल्यू है 10 लाख एंड 8 लाख। आपके लिए कौन सी वैल्यू रिलेवेंट होती है? आपके लिए रिलेवेंट होती है रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है सर, अब हमें क्या बनाना है? हमें हमारा प्रोविजन बनाना है। तो चलिए निकाल लेते हैं।
कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन का अमाउंट निकालते हैं। दो तरह के लोन है, एक लोन है साहब आपका टर्म लोन, एक लोन है एक्सपोर्ट लोन। आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 35 लाख एंड 30 लाख माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है? सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू है 10 लाख और यहाँ पे सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू है 8 लाख। जो रियलाइजेबल वैल्यू होती है वो कौन सा पोर्शन होता है? वो सिक्योर्ड पोर्शन होता है। अब जो अमाउंट बच जाएगा ये हो गया साहब 25 लाख और ये हो गया 22 लाख। अब इसका क्या करें, ये तो नुकसान होने वाला है, तो इसमें से माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करना है? ईसीजीसी और डीआईसीजीसी कवर, गारंटी बोल दो। कितनी कितनी गारंटी है साहब? इस पे इनकी गारंटी है 40%, तो 25 लाख का 40%, ये हो गया साहब 10 लाख। 22 लाख का 50%, तो ये हो गया 11 लाख। अब जो आएगा वो कौन सा पोर्शन आ जाएगा? अनसिक्योर्ड पोर्शन। अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 15 लाख, ये अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया 11 लाख। ये तो हमारे तीनों पोर्शन आ गए। अब हमें तीनों पोर्शन पे क्या बनाना है? अब हमें निकालना है प्रोविजन। तो प्रोविजन कितना होगा? तो हमने कहा साहब सिक्योर्ड, सिक्योर्ड पोर्शन पे कितना प्रोविजन बनाया जाए, लिख दीजिए। सिक्योर्ड पोर्शन कितना है इसका? सिक्योर्ड पोर्शन है 10 लाख, लेकिन ये लॉस असेट है और लॉस असेट में चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, प्रोविजन कितना बनाया जाता है? 100%। तो सिक्योर्ड पे प्रोविजन हो गया 10 का। फिर आ जाता है अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पोर्शन कितने है? 15 का। अनसिक्योर्ड पे कितना बनाया जाता है? 100%। तो ये भी कितना हो गया? ये हो गया 15। फिर आता है गारंटी। गारंटी पे कितना बनाया जाता है? गारंटी पे कोई प्रोविजन नहीं बनाया जाता, ये लीजिए। इसी तरह वहां का सिक्योर्ड पोर्शन कितना है? सिक्योर्ड पोर्शन है 8 का 100%। अब इस बार मुझे लिस्ट नहीं बांटनी पड़ी क्योंकि ये सभी लॉस सेट वाली कैटेगरी में, अगर इनकी कैटेगरी अलग अलग होती तो मैं अलग अलग बांटता। ठीक है, ये हो गया 8 लाख, ये 11 का 100%, ये हो गया 11। तो टोटल प्रोविजन यहां पे बनाएंगे 25 का, यहां पे बनाएंगे अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ये लीजिए सर, ये आपका
पूरा क्वेश्चन था। जल्दी से बताइए, किसी को पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है, ठीक है? कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। ओके, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? कोई भी चीज ऐसी है जो पूछनी है? नहीं, ये दोनों किसी पे भी हो सकती है बेटा। ये दोनों एक्सपोर्ट और EICGC और DICGC दोनों ही एक्सपोर्ट के लिए ही होती है, एक्सपोर्ट करने वालों को ही मिलती है, ठीक है ना? 2 डिपार्टमेंट है, दोनों में से किसी भी डिपार्टमेंट से मिल जाता है, ठीक है? दोनों ही गारंटियां एक्सपोर्ट करने वालों को ही मिलती है। दोनों के अलग अलग रूल्स हैं, दोनों की अलग अलग कंडीशन है, आपको कौन सी कंडीशन पूरी करने पे पैसा मिलता है, ठीक है? एक्सपोर्ट वालों के लिए जो उनके अलग अलग तरह के लोन होते हैं, उन पे अलग अलग कंडीशंस होती है, तो आपको कौन सी कंडीशन पूरी करने पे लोन मिल रहा है? बेटा एक्सपोर्ट करने के लिए भी तो टर्म लोन मिल जाता है ना। देखो, एक तो है कि मुझे एक्सपोर्ट में जो माल भेज रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए का माल का ऑर्डर आया, फॉरेन से वो माल भेजा, तो उसके लिए मिला, तो मतलब हर ऑर्डर पे मुझे लोन मिलेगा। अब मेरा बिजनेस ही एक्सपोर्ट का है, तो भाई मुझे मेरे बिजनेस के लिए भी तो लोन चाहिए, तो वो एक्सपोर्ट लोन ना बोल के वो आपको टर्म लोन बोला जाता है कि हाँ भाई आप एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के लिए जो पैसा चाहिए वो तो टर्म लोन ही होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट लोन तो मिलता ही तब है जब आपके पास कोई ऑर्डर हाथ में हो, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आपको लोन मिल रहा हो, ठीक है? दैट इज एक्सपोर्ट लोन। कि हाँ भाई मेरे पास 10 लाख का ऑर्डर आ गया, अब ये ऑर्डर मुझे पूरा करना है, तो उस ऑर्डर के लिए मैं लोन लेता हूं, तो वो हो गया एक्सपोर्ट लोन। लेकिन मेरा काम ही एक्सपोर्ट का है, अब मुझे अपना बिजनेस चलाने के लिए परमानेंट लोन भी तो चाहिए, तो वो हो गया टर्म लोन। तो बिजनेस तो एक्सपोर्ट का ही है ना। क्लियर? चलिए, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।